नमस्कार, आप देख रहे हैं मनी 9। मैं हूं संदीप ग्रोवर और हमारे वीकेंड स्पेशल शो कंपनी नामा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस शो में हम आपको बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट और स्टार्टअप जगत से जुड़ी बड़ी खबरों की जानकारी देते हैं। साथ ही हमारा एक खास सेगमेंट है ऑन द रडार, जिसके जरिए हम आपको कॉर्पोरेट्स की विवादों से जुड़ी खबरों से भी रूबरू करवाते हैं। तो फिर देरी किस बात की, चलिए शुरू करते हैं इस हफ्ते की खबरों का सफर। पहले बात करते हैं कॉर्पोरेट से जुड़ी बड़ी सुर्खियों की। सोमवार 19 अगस्त को हिंदुस्तान जिंक के ऑफर फॉर सेल यानी ओएफएस में रिटेल निवेशकों के लिए खुले हिस्से को करीब 1.5 गुना ज्यादा बोलियां मिली। इस ओएफएस में रिटेल निवेशकों को 487 रुपये 25 पैसे प्रति शेयर के भाव पर शेयर जारी किए जाएंगे। वहीं शुक्रवार 16 अगस्त को नॉन रिटेल यानी संस्थागत निवेशकों के लिए खुला हिस्सा 1 गुना से ज्यादा भरा था। संस्थागत निवेशकों को इस ओएफएस में 487 रुपये पर शेयर जारी किए गए हैं। इस तरह इस ओएफएस के जरिए वेदांता ने 6 करोड़ 36 लाख शेयर बेचकर 3,100 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है, जो कि 6,500 करोड़ रुपए के अनुमान से काफी कम है, क्योंकि वेदांता ने ओएफएस के साइज में कमी कर दी थी और केवल 1.5% हिस्सा ही बेचा, जबकि योजना 3.17% हिस्सा बिक्री की थी। 19 अगस्त को हिंदुस्तान जिंक के शेयर में करीब 4.5% की गिरावट के साथ 495 रुपये पर और वेदांता के शेयर में 3% से ज़्यादा की मजबूती के साथ 442 रुपये 55 पैसे के स्तर पर क्लोजिंग हुई, जो कि 444 रुपये 40 पैसे के इंट्राडे हाई के बेहद करीब था। अगली खबर, पीरामल एंटरप्राइजेस में पीरामल ग्रुप के प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है। प्रमोटर ग्रुप एंटिटी ने 6,16,000 शेयर या करीब 1/4% हिस्सेदारी खरीदी है। इस हिस्सा खरीद के बाद प्रमोटर ग्रुप की हिस्सेदारी 46.03% से बढ़कर 46.30% हो गई है। इस हिस्सा खरीद से प्रमोटर्स का कंपनी में ग्रोथ और फ्यूचर पोटेंशियल को लेकर भरोसा नजर आता है। गौरतलब है कि प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप ने 2023 में हुए शेयर बायबैक में हिस्सा नहीं लिया था। 19 अगस्त को पीरामल एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब 4.25% की मजबूती के साथ 983 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, शुक्रवार 16 अगस्त को हुई बड़ी ब्लॉक डील के जरिए हैदराबाद की रिटेल कंपनी इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट इंडिया लिमिटेड यानी EMIL के प्रमोटर्स पवन कुमार बजाज और करण बजाज ने कंपनी में अपनी 7.8% हिस्सेदारी बेची है। ये सौदा 689 करोड़ रुपए की रकम में हुआ है। NSE पर मौजूद बल्क डील के आंकड़े बताते हैं कि प्रमोटर्स पवन कुमार बजाज और करण बजाज ने 229 रुपये 75 पैसे से 229 रुपये 77 पैसे की रेंज में 1.5 करोड़ शेयरों की बिक्री की है। इस बल्क डील के बाद प्रमोटर्स और प्रमोटर एंटिटी की कंपनी में हिस्सेदारी 72.97% से घटकर 65.17% हो गई है। वहीं इस बल्क डील में SBI म्यूचुअल फंड ने 1.5 करोड़ शेयर या 3.92% हिस्सेदारी खरीदी है। साथ ही नॉर्वे के गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल नॉर्जेस बैंक और फ्रैंकलिन टेम्पल्टन म्यूचुअल फंड ने 99.41 लाख शेयर खरीदे हैं। इन एंटिटीज़ की ओर से 229 रुपये 75 पैसे से 230 रुपये 79 पैसे की रेंज में शेयर खरीदे गए हैं, जिसकी वैल्यू 576.3 करोड़ रुपए आंकी गई है। 19 अगस्त को इलेक्ट्रॉनिक स्मार्ट के शेयर में करीब 2.5% की कमजोरी के साथ 230 रुपये 88 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, क्षमता विस्तार के लिए एस्कॉर्ट्स कुबोटा की उत्तर प्रदेश में नया ट्रैक्टर और इंजन मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना है। कंपनी ने राज्य सरकार के पास अपनी निवेश योजना जमा की है और 250 से 300 एकड़ जमीन अधिग्रहण के लिए सरकार से मंजूरी की मांग की है। 4,500 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इस प्लांट से कंपनी की राज्य में 14,000 नई नौकरियां जोड़ने की योजना है। माना जा रहा है कि इस प्रोजेक्ट से कंपनी को सालाना 10,000 करोड़ रुपए का रेवेन्यू होगा। इससे पहले कंपनी ने राजस्थान में नया मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने की योजना से पीछे हटने का ऐलान किया था, क्योंकि इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए कंपनी को जरूरी मंजूरियां नहीं मिल पाई थी। 19 अगस्त को एस्कॉर्ट्स कुबोटा के शेयर में करीब 1/4% की गिरावट के साथ 3,725 रुपये 60 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, शिवा सीमेंट की प्रमोटर और सज्जन जिंदल ग्रुप की कंपनी JSW सीमेंट ने IPO के जरिए 4,000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए मार्केट रेगुलेटर सेबी के पास अर्जी दाखिल कर दी है। इस IPO में फ्रेश इशू के साथ साथ कंपनी के मौजूदा निवेशक भी OFS के जरिए अपना हिस्सा बेचेंगे। आपको बता दें कि JSW ग्रुप की ही कंपनी शिवा सीमेंट अपनी पेरेंट कंपनी JSW सीमेंट को क्लिंकर सप्लाई करने का काम करती है। पेरेंट कंपनी JSW सीमेंट ने 2017 में शिवा सीमेंट में निवेश किया था और इस कंपनी के पास शिवा सीमेंट की 59% से ज़्यादा हिस्सेदारी है। 19 अगस्त को शिवा सीमेंट के शेयर में करीब 4.5% की बढ़त के साथ 55 रुपये 37 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ, पर शेयर का इंटरडे हाई 57 रुपये 5 पैसे था। अगली खबर,
देश की सबसे बड़ी और मूल्यवान कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज जियो सिनेमा नाम के तहत केवल एक ओवर द टॉप यानी ओटीटी प्लेटफॉर्म रखने पर विचार कर रही है। दरअसल आरआईएल के घरेलू एंटरटेनमेंट कारोबार के स्टार इंडिया और वायकॉम 18 के साथ प्रस्तावित मर्जर की प्रक्रिया जारी है और इस प्रक्रिया के पूरा होने के बाद कंपनी की डिज्नी प्लस हॉटस्टार का जियो सिनेमा के साथ मर्जर करने की योजना है ताकि खर्चों में कमी की जा सके और जियो सिनेमा की कंटेंट ऑफरिंग्स का विस्तार हो सके। 19 अगस्त को आरआईएल के शेयर में 0.25% की मजबूती के साथ 2,979 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। 21 अगस्त को खबर थी कि आरआईएल के ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो सिनेमा के साथ वॉल्ट डिज्नी के भारत के कारोबार की डील अब देश के कंपटीशन कमीशन के रडार पर आ गई है। रिपोर्ट के मुताबिक कंपटीशन कमीशन यानी सीसीआई ने रिलायंस इंडस्ट्रीज और वॉल्ट डिज्नी से पूछा है कि डील को एंटी ट्रस्ट की चिंताओं पर क्यों न परखा जाए। सीसीआई के इस रुख के बाद इस डील के पूरा होने में समय लग सकता है। ये डील $8.5 अरब में फाइनल हुई थी और जियो सिनेमा के साथ डिज्नी हॉटस्टार के विलय के बाद जो नया प्लेटफॉर्म बनेगा वो देश का सबसे बड़ा ओटीटी प्लेटफॉर्म होगा। लेकिन विलय से पहले इस डील पर सीसीआई ने आपत्ति जताई है। 21 अगस्त को आरआईएल के शेयर में 1/4% की बढ़त के साथ 2,999 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, बजट 2024 में कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव के चलते मारुति सुजुकी ने इस तिमाही में 850 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोविजनिंग की घोषणा की है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में की गई इस प्रोविजनिंग का एक मुश्त असर कंपनी के दूसरी तिमाही यानी Q2 FY25 के मुनाफे पर दिखेगा। दरअसल फाइनेंस एक्ट 2024 में 1 अप्रैल 2023 से पहले खरीदे गए डेट म्यूचुअल फंड्स पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स की कैलकुलेशन के दौरान इंडेक्सेशन बेनिफिट के फायदे को हटा लिया गया है। वहीं टैक्स की दर को पहले 20% प्लस सरचार्ज एंड सेस से घटाकर 12.5% प्लस सरचार्ज एंड सेस कर दिया गया है, जिस वजह से कंपनी को ये प्रोविजनिंग करनी पड़ी है। मारुति सुजुकी के इंडिया चीफ इन्वेस्टर रिलेशंस ऑफिसर राहुल भारती की स्टेटमेंट के मुताबिक टैक्स नियमों में बदलाव के चलते ये केवल एक अकाउंटिंग प्रोविजन है और एक्चुअल टैक्स आउटफ्लो इन म्यूचुअल फंड्स के रिडेम्पशन पर होगा। 19 अगस्त को मारुति सुजुकी के शेयर में दिन के निचले स्तर के करीब 12,145 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। हालांकि आप देख सकते हैं कि शुरुआती कुछ मिनटों में शेयर 12,244 रुपये 5 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर भी कैपिटल गेन टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव को लेकर ही है और इसे लेकर बजाज ऑटो ने भी एक घोषणा की है। मारुति की घोषणा के एक दिन बाद बजाज ऑटो ने भी इस तिमाही में 211 करोड़ रुपए की अतिरिक्त प्रोविजनिंग की घोषणा की है। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी के रूप में की गई इस प्रोविजनिंग का एक मुश्त असर कंपनी के दूसरी तिमाही के मुनाफे पर दिखेगा। स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी के मुताबिक इंडेक्सेशन का बेनिफिट हटने और टैक्स की दरों में बदलाव के चलते ये एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कंपनी की ओर से की गई है। 20 अगस्त को बजाज ऑटो के शेयर में मामूली बढ़त के साथ 9,780 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, टाटा मोटर्स के बोर्ड ने टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयरों के साथ प्रस्तावित स्वैप के लिए 1 सितंबर रिकॉर्ड डेट तय की है। यानी कि 1 सितंबर को जिन शेयरधारकों के डीमैट अकाउंट में टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयर होंगे वो टाटा मोटर्स के शेयर पाने के हकदार होंगे। शेयरों के स्वैप के लिए कंपनी की ओर से रेशो की घोषणा जुलाई 2023 में ही की जा चुकी है। इस स्वैप रेशो के मुताबिक टाटा मोटर्स डीवीआर के शेयरधारकों को अपने हर 10 शेयरों के बदले में टाटा मोटर्स के 7 शेयर मिलेंगे। 20 अगस्त को टाटा मोटर्स डीवीआर और टाटा मोटर्स के शेयरों में मामूली कमजोरी के साथ कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, सोमवार 19 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद सूरज एस्टेट्स के बोर्ड ने शेयरों के प्रेफरेंशियल इशू और वारंट्स जारी कर 500 करोड़ रुपए जुटाने को मंजूरी दे दी है। इसमें से 400 करोड़ रुपए की रकम 117 नॉन प्रमोटर एंटिटीज को प्रेफरेंशियल आधार पर शेयर जारी कर जुटाई जाएगी। 714 रुपए के दाम पर 56,05,000 शेयर जारी किए जाएंगे, जो कि सोमवार 19 अगस्त की क्लोजिंग से करीब 13.25% के डिस्काउंट पर है। शेयर जारी किए जाने वाले निवेशकों में प्रमुख नाम एसआई इन्वेस्टमेंट्स एंड ब्रोकिंग के अलावा वनजा सुंदर अय्यर का नाम भी है, जो पहले से कंपनी में 1% से ज़्यादा हिस्सा होल्ड करते हैं। इसके अलावा केवल किरण क्लोथिंग को भी 2.5 लाख शेयर जारी किए जा रहे हैं। प्रेफरेंशियल इशू के अलावा रमेश सरोगी को 13,30,000 वारंट जारी करने को भी मंजूरी दी गई है, जो पहले से कंपनी में 2% से ज़्यादा हिस्सा होल्ड करते हैं। 750 रुपये के भाव पर जारी होने वाले वारंट से 99 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। हर वारंट अगले 18 महीने में एक इक्विटी शेयर में तब्दील किया जाएगा। 20 अगस्त को सूरज एस्टेट्स के शेयर में 2% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 800 रुपये पर कारोबार की समाप्ति हुई और इंटरडे में शेयर 792 रुपये तक भी फिसल गया था।
अगली खबर 19 अगस्त को इंडसइंड बैंक ने स्टॉक एक्सचेंजेस को जानकारी देते हुए बताया कि बैंक को म्यूचुअल फंड यानी कि एसेट मैनेजमेंट कारोबार शुरू करने के लिए बैंकिंग रेगुलेटर आरबीआई से मंजूरी मिल गई है। म्यूचुअल फंड या एएमसी कारोबार बैंक की एक पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडरी कंपनी की ओर से किया जाएगा। केंद्रीय बैंक ने इंडसइंड बैंक को इस एसेट मैनेजमेंट सब्सिडरी में इक्विटी कैपिटल डालने की भी मंजूरी दे दी है। इस खबर के बाद 20 अगस्त को इंडसइंड बैंक के शेयर में करीब 2.5% से ज़्यादा के उछाल के साथ 1382 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर मंगलवार 20 अगस्त को सरस्वती साड़ी डिपो के आईपीओ के तहत जारी शेयरों की लिस्टिंग हुई और लिस्टिंग दमदार रही। एनएसई पर सरस्वती साड़ी डिपो का शेयर 194 रुपये प्रति शेयर के भाव पर लिस्ट हुआ, यानी कि इशू प्राइस से करीब 21.5% प्रीमियम पर लिस्टिंग हुई, क्योंकि आईपीओ का इशू प्राइस 160 रुपये प्रति शेयर था। अच्छी लिस्टिंग के पीछे वजह है इस आईपीओ को मिला दमदार रिस्पांस। ये आईपीओ कुल 107 गुना से ज़्यादा भरा था। इस आईपीओ के जरिए कंपनी ने कुल 160 करोड़ रुपए की रकम जुटाई है। कारोबार के अंत पर सरस्वती साड़ी के शेयर में 203 रुपये 70 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, जो कि 194 रुपये के ओपनिंग प्राइस से 5% के अपर सर्किट पर है, पर 160 रुपये के इशू प्राइस से 27.25% के प्रीमियम पर है। अगली खबर मंगलवार 20 अगस्त को ऑनलाइन फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के 21 करोड़ शेयरों या करीब 2.5% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 258 रुपये के औसत भाव पर हुए सौदे की वैल्यू 5,438 करोड़ रुपये आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए एंडफिन सिंगापुर ने 18.5 करोड़ शेयरों से ज़्यादा या अपनी 1.5% हिस्सेदारी 4,771 करोड़ रुपए में बेच दी है। जोमेटो में एंडफिन सिंगापुर की 4.25% हिस्सेदारी है। इससे पहले इसी साल 6 मार्च को एंडफिन सिंगापुर ने जोमेटो के 17.64 करोड़ शेयर 160 रुपये 26 पैसे के भाव पर बेचे थे। 20 अगस्त को जोमेटो के शेयर में करीब % की बढ़त के साथ 263 रुपये 20 पैसे पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। हालांकि शेयर का इंटरडे लो 258 रुपये 25 पैसे था। बुधवार 21 अगस्त की शाम को खबर थी कि जोमेटो ने पेटीएम के एंटरटेनमेंट और टिकटिंग कारोबार को $24.4 करोड़ या 2048 करोड़ रुपए में खरीद दिया है। इस अधिग्रहण के तहत पेटीएम के मूवीज, स्पोर्ट्स और इवेंट्स टिकटिंग कारोबार शामिल हैं। ये सौदा 2 चरणों में होगा। पहले चरण में पेटीएम अपना टिकटिंग बिजनेस OTPL और WEPL नाम की 2 सब्सिडरी कंपनियों को स्लम सेल बेसिस पर ट्रांसफर करेगी और दूसरे चरण में OTPL और WEPL का 100% हिस्सा जोमेटो को ट्रांसफ़र किया जाएगा, जिसमें पेटीएम के करीब 280 कर्मचारी भी शामिल हैं। ये दोनों कंपनियां टिकट न्यू और इनसाइडर नाम के प्लेटफॉर्म ऑपरेट करती हैं। 2017-18 में पेटीएम ने इन दोनों प्लेटफॉर्म्स को 268 करोड़ रुपए की रकम में खरीदा था। वित्त वर्ष 2024 में इन दोनों प्लेटफॉर्म की 2000 करोड़ रुपए से ज़्यादा की ग्रॉस ऑर्डर वैल्यू यानी GOV थी और इस दौरान कारोबार से 297 करोड़ रुपए का रेवेन्यू और 29 करोड़ रुपए का एडजस्टेड EBITDA यानी कामकाजी मुनाफा हुआ था। ये डील मौजूदा तिमाही में ही पूरा होने की उम्मीद है। 22 अगस्त को जोमेटो के शेयर में मजबूत शुरुआत के बाद करीब 1% की गिरावट और पेटीएम के शेयर में 3% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 556 रुपये पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। 23 अगस्त को खबर थी कि जोमेटो ने भारत के 10 शहरों से आइकॉनिक डिशेस डिलीवर करने वाली इंटरसिटी लेजेंड सर्विस को तुरंत प्रभाव से बंद कर दिया है। अपने कारोबार को स्ट्रीमलाइन करने और कोर सर्विसेज पर फोकस करने के मद्देनज़र ये फैसला लिया गया है। 23 अगस्त को जोमेटो के शेयर में कारोबार के अंत पर हमने देखा कि 2% से ज़्यादा की मजबूती के साथ क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर अनिल अंबानी समूह की कंपनी रिलायंस पावर के नागपुर में स्थित 600 मेगावाट के बुत्तीबोरी थर्मल पावर प्लांट को अदानी समूह की पावर कारोबार से जुड़ी कंपनी अदानी पावर खरीद सकती है। रिपोर्ट के मुताबिक इस डील को लेकर बातचीत चल रही है और 4 से 5 करोड़ रुपए प्रति मेगावाट के हिसाब से ये डील 2400 से 3000 करोड़ रुपए में हो सकती है। एक समय पर इस प्लांट की वैल्यू 6000 करोड़ रुपए थी, पर उत्पादन रुकने से वैल्यूएशन काफ़ी ज़्यादा घट गया है। आपको बता दें कि अदानी पावर की CFM ARC के साथ डील को लेकर बातचीत हो रही है, क्योंककि CFM ARC इस प्लांट के लिए कंपनी का एकमात्र कर्जदाता यानी कि लेंडर है। ऐसा इसलिए क्योंकि CFM ARC ने बुत्तीबोरी प्लांट के लोन को 1265 करोड़ रुपए में खरीद लिया था। रिलायंस पावर फिलहाल इंसॉल्वेंसी प्रक्रिया का सामना कर रही है। कंपनी पर 21,236 करोड़ रुपए का कंसोलिडेटेड कर्ज है। हालांकि जून में कंपनी स्टैंडलोन बेसिस पर कर्ज मुक्त हो गई थी, जब इसने बैंकों के 800 करोड़ रुपए के लोन का भुगतान किया था। 20 अगस्त को रिलायंस पावर के अदानी पावर के शेयर में हल्की कमजोरी के साथ पर रिलायंस पावर के शेयर में 5% के अपर सर्किट पर क्लोजिंग देखने को मिली थी 34 रुपये 42 पैसे के दाम पर। अगली खबर बुधवार 21 अगस्त को साइन DLM के 1 करोड़ 14 लाख शेयरों या करीब 14.5% हिस्से की बड़ी ब्लॉक डील हुई। 764 रुपये 40 पैसे के भाव पर हुई इस ब्लॉक डील की वैल्यू 879 करोड़ रुपए आंकी गई है। इस ब्लॉक डील के जरिए साइंट DLM के प्रमोटर साइंट ने अपना
14.5% हिस्सा बेचा है। जून अंत तक साइंट के पास अपनी सब्सिडरी कंपनी की 66.66% हिस्सेदारी थी। हिस्सा बिक्री से मिली रकम का इस्तेमाल साइंट की ओर से सेमीकंडक्टर बिजनेस में निवेश करने और कर्ज के भुगतान पर किया जाएगा। इस ब्लॉक डील में मॉर्गन स्टैनले, HDFC म्यूचुअल फंड, एडलवाइस म्यूचुअल फंड, निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड और सिटी ग्रुप समेत कई निवेशकों ने हिस्सेदारी खरीदी है। 21 अगस्त को साइंट DLM के शेयर में करीब 1.5% की कमजोरी के साथ 776 रुपये 90 पैसे के स्तर पर कारोबार का अंत हुआ। हालांकि ब्लॉक डील के बाद कारोबार के शुरुआती कुछ मिनटों में ही शेयर 791 रुपये तक भी उछल गया था। अगली खबर, बुधवार 21 अगस्त को BSE पर PNB हाउसिंग के 1 करोड़ 39 लाख शेयरों या 5.5% हिस्से की कुल कई सारी ब्लॉक डील्स हुई। इस ब्लॉक डील में जनरल अटलांटिक सिंगापुर फंड ने 1 करोड़ 33 लाख शेयरों या 5.13% हिस्से की बिकवाली की है। इस सौदे के जरिए जनरल अटलांटिक ने कंपनी से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है, क्योंकि जून अंत तक जनरल अटलांटिक के पास कंपनी की 5.13% हिस्सेदारी ही थी। मई 2024 में 727 रुपये 47 पैसे पर जनरल अटलांटिक ने 63.79 लाख शेयर बेचे थे। इसके अलावा 30 जून को कार्लाइल ने भी 2642 करोड़ रुपए में 13% से ज़्यादा हिस्सेदारी बेची थी। 778 रुपये पर कार्लाइल ने ब्लॉक डील के जरिए 3.4 करोड़ शेयर बेचे थे। 21 अगस्त को PNB हाउसिंग के शेयर में 10.2% तक का उछाल देखने को मिला और दिन के दौरान शेयर ने 894 रुपये का इंट्राडे हाई भी छुआ था। अगली खबर, ONGC, गेल और GSPC की JV कंपनी ONGC पेट्रो एडिशंस लिमिटेड यानी ओपाल में ONGC ने अपना निवेश बढ़ाने की घोषणा की है। 2 बड़े फैसलों के जरिए ONGC की ओपाल में हिस्सेदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। इसमें एक तो वारंट से जुड़ी 86.3 करोड़ रुपए की बकाया रकम का भुगतान और वारंट्स को इक्विटी शेयरों में तब्दील करना शामिल है, और दूसरा ओपाल की ओर से 7,778 करोड़ रुपए के कंपल्सरीली कन्वर्टेबल डिबेंचर्स यानी CCDs का बायबैक किया जाएगा। 3 चरणों में होने वाले ये बायबैक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, बैंक्स, म्यूचुअल फंड से किया जाएगा, जिसके बाद इनको इक्विटी शेयरों में तब्दील भी किया जाएगा। ONGC के पास फिलहाल ओपाल की 49.36% हिस्सेदारी है और वारंट्स के शेयरों में तब्दील होने से हिस्सेदारी बढ़कर 81.28% हो जाएगी। वहीं CCDs को शेयरों में तब्दील होने से ONGC की हिस्सेदारी बढ़कर 92.27% हो जाएगी। 21 अगस्त को ONGC के शेयर में आधा % से ज़्यादा की गिरावट के साथ 328 रुपये 25 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, बजट 2024 में बायबैक की प्रक्रिया में शेयरधारकों पर टैक्स लगाने के फैसले के बाद से दर्जनों कंपनियां बायबैक की घोषणा कर चुकी हैं। इस हफ्ते भी 2 बड़ी कंपनियों ने बायबैक से जुड़ी घोषणा की है। पहला नाम है न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर का, जिसके बोर्ड ने 22 अगस्त को 1615 रुपये पर 4.48 लाख शेयरों के बायबैक को मंजूरी दे दी। 2017 और 2021 के बाद हो रहे इस तीसरे बायबैक पर कंपनी 72 करोड़ रुपए के आसपास का खर्च करेगी, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 3 सितंबर तय की गई है। 22 अगस्त को न्यूक्लियस सॉफ्टवेयर के शेयर में 6% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 1432 रुपये पर कारोबार की क्लोजिंग हुई, क्योंकि बायबैक का प्राइस 21 अगस्त की क्लोजिंग से केवल 6% के प्रीमियम पर था और बायबैक की घोषणा से पहले 2 दिन में शेयर 30% से ज़्यादा चल भी चुका था। दूसरा नाम है ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी TCI का, जिसकी 24 अगस्त को बायबैक के प्रस्ताव पर विचार के लिए बोर्ड बैठक होने वाली है। 22 अगस्त को हुई इस घोषणा के बाद ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के शेयर में 16% तक का उछाल देखने को मिला। इंटरडे में शेयर ने 1238 रुपये की रिकॉर्ड ऊंचाई को भी छुआ और क्लोजिंग 12.5% की बढ़त के साथ 1172 रुपये के स्तर पर हुई। अगली खबर, 22 अगस्त को खबर थी कि मिनी रत्न सरकारी कंपनी इरिडा की 29 अगस्त को बोर्ड बैठक होने वाली है, जिसमें कंपनी की ओर से रकम जुटाने पर विचार किया जाएगा। कंपनी की करीब 4,500 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। ये रकम QIP, राइट्स इशू और FPO समेत अन्य साधनों से जुटाने की योजना है। मौजूदा वित्त वर्ष यानी FY25 में कंपनी की कुल 24,200 करोड़ रुपए जुटाने की योजना है। अपनी ग्रोथ योजना को सपोर्ट करने के लिए कंपनी की ओर से पूंजी जुटाई जा रही है। 22 अगस्त को इरिडा के शेयर में करीब 8.5% के उछाल के साथ कारोबारी सत्र की क्लोजिंग हुई और दिन के दौरान शेयर 265 रुपये 70 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, PE फर्म वॉबर्ग पिंकस ने कल्याण ज्वेलर्स से पूरी तरह से एग्जिट कर लिया है। 21 अगस्त की शाम को हुई डील के मुताबिक कंपनी के प्रमोटर त्रिकुर सीताराम अय्यर कल्याणरमन वॉबर्ग पिंकस की सहयोगी कंपनी हाईडेल इन्वेस्टमेंट से उसका 2.36% हिस्सा 1300 करोड़ रुपए में खरीदेंगे। 535 रुपये प्रति शेयर के भाव पर 2.43 करोड़ से ज़्यादा शेयरों की खरीदारी अगले 4 हफ्ते में पूरी की जाएगी। इस सौदे के बाद कल्याण ज्वेलर्स के प्रमोटर्स और प्रमोटर ग्रुप की कंपनी में हिस्सेदारी 60.59% से बढ़कर 62.95% हो जाएगी। वहीं दूसरी ओर गुरुवार 22 अगस्त को वॉबर्ग पिंकस ने कंपनी की बाकी 6.81% हिस्सेदारी
ब्लॉक डील के जरिए 539 करोड़ रुपए के भाव पर बेच दी है। इस तरह वॉर्बर पिंकस ने कल्याण ज्वेलर्स में अपनी पूरी 9.17% हिस्सेदारी बेच दी है, जो उसने 2014 में खरीदी थी। 22 अगस्त को कल्याण ज्वेलर्स के शेयर में करीब 11% की मजबूती के साथ 602 रुपये 75 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, एचडीएफसी बैंक ने जापान के दिग्गज बैंक MUFG के उस ऑफर को ठुकरा दिया है जिसमें MUFG ने $2 अरब में एचडीएफसी बैंक की NBFC कारोबार से जुड़ी सब्सिडरी कंपनी HDB फाइनेंशियल सर्विसेज में 20% हिस्सेदारी खरीदने की बात कही थी। MUFG के ऑफर को एचडीएफसी बैंक के बोर्ड ने नामंजूर कर दिया है। उल्टा बैंक के बोर्ड ने रिजर्व बैंक के नियमों के तहत HDB फाइनेंशियल सर्विसेज को शेयर बाजार में लिस्ट करवाने की मंजूरी दे दी है। 23 अगस्त को एचडीएफसी बैंक के शेयर में करीब % की गिरावट के साथ 1625 रुपये 30 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। तो ये थी बीते कारोबारी हफ्ते की कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी बड़ी सुर्खियां। लेकिन अब रुक करते हैं कॉर्पोरेट जगत की ऐसी खबरों का जिनमें कोई ना कोई विवाद जुड़ा है। चलते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन द रडार की तरफ और आपको ले चलते हैं पहली खबर की तरफ। बीते वीकेंड पर खबर थी कि लो कॉस्ट एयरलाइन स्पाइसजेट ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस फैसले को चुनौती देने का फैसला किया है जिसमें कोर्ट ने उसे लीज पर लिए हुए 3 इंजन्स को ग्राउंडेड करने का आदेश सुनाया था। 14 अगस्त को आए इस फैसले के मुताबिक टीम फ्रांस 01 SAS और सनबर्ड फ्रांस 02 SAS की ओर से लीज पर लिए गए इंजन का रेंट भुगतान ना किए जाने के चलते इन इंजन्स को ग्राउंडेड करने और 15 दिन के अंदर लौटाने का आदेश दिया गया था। पर स्पाइसजेट ने सिंगल जज के फैसले को डिवीजन बेंच के सामने चुनौती दी है और मामले की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए तुरंत सुनवाई की मांग की थी। स्पाइसजेट के वकील ने कहा था कि हर विमान में 2 इंजन लगते हैं और कोर्ट के फैसले से कंपनी के कुल 21 विमानों के बेड़े में से 2 विमान हटाने पड़ेंगे, जिससे पब्लिक को काफ़ी असुविधा का सामना करना पड़ेगा। पर कोर्ट ने इस मामले की सुनवाई के लिए 20 अगस्त की तारीख तय की थी। 19 अगस्त को स्पाइसजेट के शेयर में करीब 1.5% की मजबूती के साथ 56 रुपये 39 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। पर इंटरडे में शेयर 57 रुपये 68 पैसे तक भी उछल गया था। अगली खबर, मुरुगप्पा ग्रुप के पारिवारिक विवाद का मुद्दा और गहरा गया है। दरअसल 2 साल से मुरुगप्पा ग्रुप को परिवार के 3 हिस्सों में बांटने की योजना के तहत चल रही प्रक्रिया अटक गई है। 1 सेंचुरी से ज़्यादा और 5 जनरेशन्स के एक साथ काम करने के बाद मुरुगप्पा ग्रुप आपसी सहमति से कारोबार के स्प्लिट करने पर काम कर रहा है। दरअसल ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया की ओर से किए गए CG पावर के अधिग्रहण के 4 साल के अंदर कंपनी का शानदार टर्नअराउंड फैमिली ग्रुप्स के कुछ हिस्सों के बीच विवाद का मुख्य कारण बन गया है, जो कि प्रमोटर ग्रुप का हिस्सा है। इसके अलावा ग्रुप की फाइनेंशियल सर्विसेज कारोबार से जुड़ी कंपनी चोलामंडलम इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस के प्रदर्शन को लेकर भी काफ़ी चर्चा है, जिसकी मार्केट कैप 1 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा हो गई है। ग्रुप की कुछ कंपनियों की तुलना में अन्य कंपनियों की तुलना में तेज बढ़त के कारण परिवार के 3 गुटों में से कम 2 के बीच गंभीर मतभेद पैदा हो गए हैं। बहस इस बात पर है कि पुराने पारिवारिक समझौते की शर्तों को संशोधित किए बिना मौजूदा कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर से 3 समान ग्रुप कैसे बनाए जा सकते हैं। इस ग्रुप की कलेक्टिव ओनरशिप मुरुगप्पा परिवार की 7 शाखाओं के पास अपनी फैमिली होल्डिंग कंपनी अंबाडी इन्वेस्टमेंट के माध्यम से है, जिसके पास कई कंपनियों के शेयर हैं। 19 अगस्त को CG पावर के शेयर में 0.25% और ट्यूब इन्वेस्टमेंट्स ऑफ इंडिया के शेयर में 1% से ज़्यादा की गिरावट के साथ 3,968 रुपये 40 पैसे के स्तर पर कारोबार की समाप्ति हुई। अगली खबर, अनिल अंबानी ग्रुप की कंपनी ADAVPL ने NCLT में याचिका दाखिल कर मांग की है कि रिलायंस कैपिटल का अधिग्रहण करने वाले हिंदुजा ग्रुप को रिलायंस ब्रांड के इस्तेमाल से रोका जाए। याचिका में तर्क दिया गया है कि रिलायंस ब्रांड पर अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी के ग्रुप का बराबर का अधिकार है। ऐसे में किसी तीसरी कंपनी को इसके इस्तेमाल की अनुमति नहीं है। गौरतलब है कि फरवरी में हिंदुजा ग्रुप की कंपनी IIHL की तरफ से रिलायंस कैपिटल के रेजोल्यूशन प्लान को मंजूरी देते समय NCLT ने कहा था कि IIHL को 3 साल के लिए रिलायंस ब्रांड के इस्तेमाल की अनुमति होगी। अगली खबर, L&T को 2,237 करोड़ रुपए के GST डिमांड नोटिस से जुड़े मामले में बड़ी राहत मिली है। दरअसल बॉम्बे हाईकोर्ट ने 19 अगस्त को सुनाए गए फैसले में GST अथॉरिटी की ओर से जारी शो कॉज नोटिस को खारिज कर दिया है। कंपनी ने प्रिंसिपल कमिश्नर ऑफ GST एंड सर्विस टैक्स मुंबई की ओर से जारी डिमांड नोटिस के खिलाफ कोर्ट में अपील दाखिल की थी। ये मामला कंपनी की एक पुरानी सब्सिडरी से जुड़ा है, जिसके डीमर्जर के बाद हुए ट्रांजैक्शन को लेकर टैक्स का भुगतान किया जा चुका है। 20 अगस्त की शाम को कंपनी ने स्टॉक एक्सचेंजेस को यह जानकारी दी और 21 अगस्त को L&T के शेयर में % से ज़्यादा की बढ़त के साथ 3,593 रुपये 75 पैसे पर कारोबार का अंत हुआ। अगली खबर, 20 अगस्त को बाजार बंद होने के बाद खबर आई कि पावर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार से जुड़ी कंपनी GE T&D इंडिया के प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग स्ट्रक्चर को स्ट्रीमलाइन करने के लिए
माइनॉरिटी यानी छोटी हिस्सेदारी बेचने पर विचार कर रहे हैं। कंपनी के प्रमोटर ग्रुप पर नजर डालें तो जीई ग्रिड अलायंस के पास 6.44% और ग्रिड इक्विपमेंट प्राइवेट लिमिटेड के पास 68.54% हिस्सा है और ये एंटिटीज अपने शेयर होल्डिंग स्ट्रक्चर का पुनर्मूल्यांकन कर रही हैं। हालांकि स्टॉक एक्सचेंजेस को दी गई जानकारी के मुताबिक कंपनी ने साफ किया है कि प्रमोटर ग्रुप का मेजॉरिटी शेयर होल्डर ब्लॉक के रूप में जारी रहने का मजबूत इरादा है। 21 अगस्त को GETND इंडिया के शेयर में 5% के निचले सर्किट पर 1717 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबार की क्लोजिंग देखने को मिली। अगली खबर, गुरुवार 22 अगस्त को प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने चेयरपर्सन रश्मि सलूजा समेत रेलिगर एंटरप्राइजेस के कई सीनियर अधिकारियों से जुड़े परिसरों पर इस हफ्ते छापेमारी की और रेलिगर फिनवेस्ट से पैसों की हेराफेरी के आरोपों से जुड़े दस्तावेज जब्त किए हैं। इन दस्तावेजों में रश्मि सलूजा के साथ साथ अन्य अधिकारियों के डीमैट और बैंक अकाउंट्स भी शामिल हैं। अन्य अधिकारियों में रेलिगर के CFO नितिन अग्रवाल, ग्रुप जनरल काउंसिल निशांत सिंघल और रेलिगर फिनवेस्ट के COO चिराग जैन शामिल हैं। ये जांच पूर्व प्रमोटर्स शविंदर सिंह, मलविंदर सिंह और बर्मन फैमिली के कुछ मेंबर्स की ओर से वित्तीय गड़बड़ी के आरोप वाली FIR से शुरू हुई है, जिसे मुंबई के एक पेट कैफे के ऑफिस असिस्टेंट वैभव गावली ने दाखिल किया था। इस FIR के कारण आगे की जांच शुरू हुई है, जिसमें डाबर इंडिया के चेयरमैन मोहित बर्मन को समन भेजना भी शामिल है। 23 अगस्त को रेलिगर एंटरप्राइजेस के शेयर में करीब ½ % की बढ़त के साथ 271 रुपये 95 पैसे पर कारोबार की क्लोजिंग हुई। अगली खबर, बुधवार 21 अगस्त को NCLT की मुंबई बेंच ने ICICI सिक्योरिटीज के डीलिस्टिंग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी। इसके अलावा NCLT ने क्वांटम म्यूचुअल फंड और मनु ऋषि गुप्ता की ओर से इस डीलिस्टिंग के खिलाफ दाखिल की गई 2 अर्जियों को भी खारिज कर दिया है। बता दें कि क्वांटम म्यूचुअल फंड की इस कंपनी में 0.08% और मनु ऋषि गुप्ता की 0.002% हिस्सेदारी है। इन दोनों याचिकाकर्ताओं का कहना था कि शेयर स्वैप से छोटे निवेशकों को नुकसान होगा, लेकिन कंपनी ने दोनों याचिकाकर्ता की अर्जी को चुनौती दी थी। कंपनी के वकील की दलील थी कि आवेदकों को अर्जी देने या आपत्ति उठाने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि कंपनीज एक्ट के सेक्शन 230 का हवाला देते हुए कंपनी के मुताबिक कम से कम 5% कर्ज या 10% इक्विटी होल्डर्स ही आपत्ति जाहिर कर सकते हैं। इस शेयर स्वैप या ICICI बैंक के साथ मर्जर के प्रस्ताव के हिसाब से कंपनी के 100 शेयरों के बदले में शेयरधारकों को ICICI बैंक के 67 शेयर मिलेंगे। 21 अगस्त को ICICI सिक्योरिटीज के शेयर में 7% तक की गिरावट देखने को मिली थी और शेयर ने 783 रुपये 20 पैसे का इंट्राडे लो भी टच किया था। अगली खबर, बुधवार 21 अगस्त को खबर थी कि अमेरिकी शॉर्ट सेलर हिंडनबर्ग की ओर से सेबी की चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर लगाए गए आरोपों की सरकार फिलहाल जांच नहीं करेगी। वित्त मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि आरोपों की जांच को लेकर फिलहाल कोई योजना नहीं है। हिंडनबर्ग रिसर्च ने अगस्त की शुरुआत में कहा था कि सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच और उनके पति धवल पुच का उन विदेशी फंड्स में निवेश है जिन्होंने अदानी ग्रुप की कंपनियों में पैसा लगाया हुआ था। 21 अगस्त को अदानी एंटरप्राइजेस का शेयर करीब 1.5% की बढ़त के साथ और अदानी विल्मर का शेयर 10% के अपर सर्किट पर जाकर बंद हुआ था। 22 अगस्त को मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से खबर थी कि अदानी समूह की अपना कर्ज कम करने की योजना है और इसके तहत प्रमोटर्स 2 कंपनियों में अपनी हिस्सेदारी घटा सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक इन 2 कंपनियों में अदानी पावर और अंबुजा सीमेंट्स के नाम शामिल हैं, जिनमें प्रमोटर्स 5% तक की हिस्सेदारी बेच सकते हैं। 22 अगस्त को अदानी पावर के शेयर में करीब 3.5% की गिरावट के साथ 671 रुपये 90 पैसे पर, लेकिन अंबुजा सीमेंट्स के शेयर में करीब 2% की बढ़त के साथ 639 रुपये 50 पैसे पर कारोबार की समाप्ति हुई। 23 अगस्त को अंबुजा सीमेंट्स के करीब 6.8 करोड़ शेयरों या 0.3% हिस्से की कई सारी ब्लॉक डील्स हुई। 625 रुपये 50 पैसे के दाम पर 4,251 करोड़ रुपए में ये हिस्सेदारी बेची गई है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अदानी समूह की अपनी प्रमोटर ग्रुप एंटिटी होल्डरिंड इन्वेस्टमेंट्स के जरिए कंपनी में 2.84% हिस्सेदारी बेचने की योजना थी। फिलहाल प्रमोटर ग्रुप के पास कंपनी की करीब 70% हिस्सेदारी है, जिसमें करीब 51% हिस्सेदारी होल्डरिंड इन्वेस्टमेंट्स के पास है। 23 अगस्त को अंबुजा सीमेंट्स के शेयर में करीब ½ % की बढ़त के साथ 635 रुपये पर कारोबार का अंत हुआ। साथ ही खबर यह भी थी कि अदानी पावर को लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड यानी LAPL के लिए जमा किए गए रेजोल्यूशन प्लान के लिए NCLT की हैदराबाद बेंच से मंजूरी मिल गई है। दिवालिया प्रक्रिया के जरिए हो रही इस अधिग्रहण के लिए अदानी पावर को 4,101 करोड़ रुपए का अपफ्रंट पेमेंट करना होगा। 23 अगस्त को अदानी पावर के शेयर में हल्की बढ़त के साथ 675 रुपये पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, मार्केट रेगुलेटर सेबी ने IIFL सिक्योरिटीज पर स्टॉक ब्रोकर रेगुलेशंस और दूसरे रेगुलेटरी नॉर्म्स का उल्लंघन करने के मामले में 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। IIFL सिक्योरिटीज ब्रोकरेज कंपनी होने के लिए जरूरी नियमों को पूरा करती है या नहीं, ये देखने के लिए सेबी ने अप्रैल से जुलाई 2022 के बीच कंपनी की जांच की थी और इस जांच में सेबी ने
क्लाइंट्स के फंड्स और सिक्योरिटीज़ के सेटलमेंट में कई खामियां पाई थीं। सेबी से मिले कारण बताओ नोटिस में लगाए गए एलिगेशंस को आईएफएल ने स्वीकार किया है और कहा कि टेक्निकल एरर की वजह से ऐसा हुआ है। ये पेनल्टी कैपिटल मार्केट्स में सख्त कंप्लायंस लागू करने के लिए सेबी की चल रही कोशिशों को दर्शाता है। हालांकि 22 अगस्त को आईएफएल सिक्योरिटीज़ के शेयर में 2% से ज़्यादा की बढ़त के साथ 260 रुपये 50 पैसे के स्तर पर कारोबारी सत्र का अंत हुआ। अगली खबर, अनिल अंबानी पर मार्केट रेगुलेटर सेबी का चाबुक चला है। दरअसल सेबी ने अनिल अंबानी पर सिक्योरिटीज मार्केट्स में कारोबार पर 5 साल के लिए बैन लगा दिया है। सेबी ने अनिल अंबानी पर किसी भी लिस्टेड कंपनी में डायरेक्टर या की मैनेजरियल पर्सोनल यानी KMP का पद लेने पर रोक लगा दी है। साथ ही अनिल अंबानी पर 25 करोड़ रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अनिल अंबानी के अलावा 24 अन्य एंटिटीज पर भी रोक लगाई गई है। इन 24 एंटिटीज में रिलायंस होम फाइनेंस यानी RHFL के अधिकारी शामिल हैं। RHFL पर 6 महीने के लिए सिक्योरिटीज मार्केट में कारोबार पर रोक के साथ साथ 6 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इस फैसले में RHFL के कई अधिकारियों पर भी रोक लगाना शामिल है। अनिल अंबानी और RHFL पर फंड्स की हेराफेरी का आरोप है। सेबी के मुताबिक अनिल अंबानी ने RHFL के साथ मिलकर यह घोटाला किया, जिसके तहत लोन देने के बहाने फंड से जुड़ी गड़बड़ी की गई है। RHFL ने अनिल अंबानी से जुड़ी कुछ कंपनियों को लोन दिया था, जिस पर RHFL के बोर्ड ने बिना सोच विचार के लोन देने के लिए मना भी किया था और बोर्ड ने कॉर्पोरेट लोन की नियमित समीक्षा के लिए भी कहा था, पर फिर भी ये लोन दिए गए और सेबी को लोन देने का तरीका सही नहीं लगा था। ऐसा इसलिए क्योंकि RHFL ने अयोग्य कंपनियों को बड़ी मात्रा में लोन दिया। जिन कंपनियों को लोन दिया गया था उनके एसेट्स और रेवेन्यू ना के बराबर थे। इन कंपनियों की जिस तरह की वित्तीय स्थिति है उससे लोन देने के पीछे की मंशा सामने आई। अनिल अंबानी की इन कंपनियों ने कर्ज भुगतान पर डिफॉल्ट किया, जिस वजह से RHFL को भी अपने कर्ज लौटाने में दिक्कतें हुई। इस खबर के चलते 23 अगस्त को अनिल अंबानी के समूह से जुड़ी कंपनियों की भारी पिटाई देखने को मिली। रिलायंस पावर का शेयर 5% के निचले सर्किट पर 34 रुपये 48 पैसे पर बंद हुआ और रिलायंस इंफ्रा के शेयर में भी करीब 11% की गिरावट देखने को मिली और शेयर 210 रुपये के पास जाके सेटल हुआ। तो कॉर्पोरेट जगत से जुड़ी इस हफ्ते की तमाम बड़ी खबरें हमने आपके सामने रख दी। अब बढ़ते हैं स्टार्टअप की खबरों की तरफ और ले चलते हैं आपको स्टार्टअप अपडेट में। फिनटेक यूनिकॉर्न स्लाइस को नॉर्थ ईस्ट स्मॉल फाइनेंस बैंक यानी NESFB के साथ मर्जर के लिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT से मंजूरी मिल गई है। इन दोनों कंपनियों ने अक्टूबर 2023 में मर्जर की घोषणा की थी। पिछले साल मार्च में स्लाइस ने गुवाहाटी के हेडक्वार्टर वाले इस बैंक में 5% हिस्सा करीब $34 करोड़ में खरीदा था। इन दोनों ने मंजूरी लेने के लिए कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI, रजिस्ट्रार्स ऑफ कंपनीज यानी ROC और रीजनल डायरेक्टर यानी RD से मंजूरी लेना अभी बाकी है। साथ ही बैंकिंग रेगुलेटर RBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट यानी आयकर विभाग से भी NOC लेना अभी बाकी है। अगली खबर, बायजूस के वर्कर्स को जुलाई की सैलरी नहीं मिल पाएगी। बायजू के मालिक बायजू रविंद्रन ने एक ईमेल में साफ शब्दों में कहा है कि वो इस बार कर्मचारियों को जुलाई की सैलरी देने में असमर्थ हैं यानी कि इनकेपेबल हैं। कंपनी के बैंक अकाउंट्स उनके कंट्रोल में नहीं है। ऐसे में इस बार सैलरी की फिलहाल कोई उम्मीद नहीं है। उन्होंने बताया कि BCCI के साथ विवाद ने हमें दिवालियापन में धकेल दिया है। हम पैसे चुकाने को तैयार थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की रोक के चलते दिक्कत बड़ी हो गई है। दरअसल कंपनी को BCCI के केस में एनक्लैट ने पैसा चुकाने की मंजूरी दे दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी थी। हालांकि रविंद्रन ने भरोसा दिलाया है कि जैसे ही बैंक अकाउंट का कंट्रोल उन्हें मिलेगा, वैसे ही वो सभी की सैलरी पे कर देंगे। इसके लिए वो पर्सनल लोन लेने को भी तैयार हैं। तो इसी के साथ कंपनी नामा के आज के एपिसोड में बस इतना ही। अगले शनिवार की शाम को आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय नई खबरों के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए मनी 9 के साथ। और हाँ, आपको इस हफ्ते का शो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय हमारे साथ जरूर शेयर करें। अगर आपको शो अच्छा लगा है तो अपने मित्र, अपने सहयोगी, रिश्तेदारों के साथ भी इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।